नमस्कार। आइए आज बात करते हैं हाथरस हत्याकांड और गैंग रेप मर्डर के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने जाना है, हाथरस उत्तर प्रदेश में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उस लड़की का हॉस्पिटल में 15 दिनों के बाद डेथ हो गया। इस वीडियो में 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं उन्हें एक नज़र में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंसिडेंट, डेट एंड एड्रेस। सेकेंड, फ्यूनरल। थर्ड, पुलिस डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ, मीडिया एक्टिविटी। फिफ्थ, अपोजिशन पार्टी राहुल एंड प्रियंका गांधी। सिक्स, डीएम टॉक विद फैमिली। सेवेंथ पॉइंट, मैसेज टू मीडिया। एट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सीमा कुशवाहा। नाइन्थ, राज रतन अम्बेडकर, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बी.आर. अम्बेडकर। एंड लास्ट पॉइंट, मूवी क्लिप बाहुबली। आइए इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक एक कर जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंसिडेंट, डेट एंड एड्रेस। ये जो गैंग रेप हुआ है, इस गैंग रेप में 4 लोग इन्वॉल्व थे। 4 लोगों ने मिलके इस लड़की का रेप किया और उसके बाद इस लड़की का 15 दिनों के बाद हॉस्पिटल में देहांत हो जाता है। जो इंसिडेंट हुआ है वो हाथरस डिस्ट्रिक्ट के बुलगरी गांव में हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में आता है। यह इंसिडेंट 14 सितंबर के दिन हुआ है। 14 सितंबर के दिन 4 लोगों ने मिलकर उस लड़की के साथ रेप किया। उसके बाद उसके घर वालों ने लड़की को अलीगढ़ के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पे एडमिट करते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है एडमिट करने के लिए। वहाँ पे सही से ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से, पूरी अच्छी व्यवस्था नहीं होने की वजह से और उस लड़की में सुधार नहीं होने की वजह से क्या होता है कि उस लड़की को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे आती है, एडमिट होती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते हैं और उस लड़की का देहांत 29 सितंबर के दिन हो जाता है। आइए इसके बाद सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं, फ्यूनरल पे, अंतिम संस्कार। जब लड़की का देहांत, डेथ, सफदरजंग हॉस्पिटल में 29 सितंबर को हो जाता है, पुलिस वाले बिना बताए हुए और बिना परमिशन से हॉस्पिटल में उस लड़की का जो डेथ बॉडी है उसे देने से इनकार करते हैं और उसे गांव में ले जाते हैं। जिस एम्बुलेंस पे ले जाते हैं उस एम्बुलेंस का कोई नंबर प्लेट नहीं होता है। फिर बाद में जब लोग वहाँ पे हंगामा करते हैं, फिर भी किसी भी केस में लोग हॉस्पिटल में भी धरना पे बैठते हैं, लेकिन फाइनली उन्हें डेथ बॉडी को उनके फैमिली को हॉस्पिटल में डेथ के बाद नहीं सौंपा जाता है। पुलिस वाले जबरन यहाँ से ले जाते हैं लड़की के गांव में। गांव में ले जाने के बाद लगभग उस समय 2:30 बजे के आसपास पहुँचते हैं गाँव में और उसी वक्त उनके घर वालों को प्रेशराइज करते हैं, दबाव डालते हैं कि तुम चलो मेरे साथ अभी और चल के इस लड़की का अंतिम संस्कार करो। परिवार वाले बोलते हैं कि नहीं, इतनी रात में हम लोग नहीं जाएंगे, सुबह होगा तो अपने रिलेशन वाले को और परिवार वालों को बुला करके अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन पुलिस वालों ने घर वालों की एक भी नहीं सुनी और जबरन लड़की के परिवार वालों से भी नहीं मिलने दिया अंतिम टाइम पे, और वहाँ से जबरन लड़की को क्या किया, डेथ बॉडी को जलाने के लिए वहाँ से लेके चल दिए। डेथ बॉडी को उन्होंने एम्बुलेंस उतार के भी लड़की के घर वालों को नहीं दिया, 1 मिनट के लिए भी घर के अंदर ले जाने के लिए नहीं दिया। गाड़ी के अंदर ही रखा और घर वालों को ज़बरदस्ती उठा के वहाँ से लाने की कोशिश की, दबाव डाला, लेकिन घर वालों ने अपने आप को उस घर में कैद कर लिया और फिर पुलिस वालों को इनकार कर दिया, हम लोग नहीं जाएंगे। वहाँ पे पुलिस जो है फाइनली डेथ बॉडी को परिवार वालों को देने से इनकार कर दिया और रात में 2:30 बजे के आसपास पुलिस वालों ने डेथ बॉडी को लेकर के जाते हैं खेत में और खेत में जाने के बाद पेट्रोल और सैनिटाइजर डाल करके जला देते हैं। आप इसको खुद एक छोटा सा वीडियो क्लिप में देखिए और समझिए कि किस तरह का स्थिति तैयार किया गया था उस लड़की के परिवार वालों के साथ। इसी एम्बुलेंस में हाथरस की पीड़िता का पार्थिव शरीर, आगे बोनट पर सिर रखकर 2 महिलाएं रो रही हैं। अगर मृतका का पार्थिव शरीर घर वालों को दे दिया गया होता तो उसके आंगन में ले जाया जाता,
तो ये महिलाएं यहाँ बोनट पर इस तरह नहीं रो रही होती। आइए बात करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आप इस तस्वीर को देख के समझ सकते हैं कि उसके घर वालों के चारों तरफ हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था कि कोई भी लोग उसके परिवार वालों से मिल न सके, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या कोई भी लोग हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतनी पुलिस की तैनाती क्यों। इस परिवार वालों के साथ एक इंसिडेंट हुआ। इस इंसिडेंट को हम लोग कह सकते हैं कि सोची समझी प्लान वे में इस परिवार वालों के साथ इंसिडेंट हुआ। उसके बाद पुलिस वालों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, जबकि ये व्यवहार उस परिवार वालों के साथ होना चाहिए था, उन लोगों के साथ होना चाहिए था जिन्होंने इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। जो 4 लोगों का नाम आया, 4 लोग इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। 4 लोगों ने मिलकर इस लड़की के साथ बलात्कार किया। वहाँ पे जब लड़की के डेथ बॉडी को जलाया जा रहा था तो मीडिया कर्मी जब उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या जला जा रहा है, तो पुलिस वालों ने जवाब देने की कोशिश नहीं की, कोई भी जवाब नहीं दिया। आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जो मीडिया का एक संवैधानिक अधिकार है पूछने का, और वहाँ पे बिल्कुल नहीं कोई जवाब दिया जा रहा है और ना ही उनके सामने कोई पेपर दिखाया जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस अधिकार के साथ कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि हमारे देश में जो संविधान है उस संविधान के साथ क्या किया जा रहा है। तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई। आप लोगों को यह वीडियो क्लिप देख के समझ में आ गया होगा कि पुलिस वालों ने उस लड़की के परिवार वालों के साथ किस तरह का व्यवहार किया। यहाँ पे पुलिस वालों ने अपने पावर का पूरा गलत इस्तेमाल किया, बिना परिवार के इन्वॉल्वमेंट का, बिना परिवार के परमिशन का उस डेथ बॉडी को जला दिया गया। मैं यहाँ पे अंतिम संस्कार इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार का मतलब कुछ और होता है, जो यहाँ पे पुलिस वालों ने नहीं होने दिया। और यहाँ पे हमारे संवैधानिक अधिकार को भी इन्होंने छीनने का काम किया है। आप इस वीडियो क्लिप को देख के समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे पुलिस वालों ने कितना ज़्यादा उस परिवार वालों के साथ दुर्व्यवहार किया। जो उनके परिवार वाले हैं, उनकी माँ है, उनके भाई हैं, पापा भाभी लोग हैं, वो किसी भी लोगों को अंतिम टाइम पे मुंह देखने का भी एक टाइम नहीं दिया, मिलने का समय नहीं दिया, 1 मिनट के लिए उस डेथ बॉडी को उसके घर के अंदर ले जाने का परमिशन नहीं दिया। कितना ज़बरदस्ती किया। आप बेहतर समझ गए होंगे कि यहाँ पे पुलिस वालों ने अपने पावर का कितना ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया और हमारे संवैधानिक अधिकार को छीनने का काम किया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, मीडिया एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। हम लोगों को यहाँ पे मीडिया के लोगों को, यूट्यूबर्स को और सोशल वर्कर को थैंक्स बोलना चाहिए। जब पुलिस वालों ने उस परिवार के घर के चारों तरफ घेराबंदी कर दिया, उसके बाद मीडिया वालों ने कितना ज़्यादा कोशिश की उस परिवार के लोगों से मिलने के लिए और उनसे बात करने के लिए, और उसके बाद लोगों को बताने के लिए कि क्या हुआ था, रियल इंसिडेंट क्या था, किस तरह से लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, किस तरह से पुलिस वाले उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों ने घर के चारों तरफ घेराबंदी कर रखा था और किसी भी लोगों को अंदर जाने से बिल्कुल मना कर रहे थे, नहीं जाने दे रहे थे। जब मीडिया वाले उनसे पूछते थे आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो, क्या है, वो लोग किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने से इनकार कर रहे थे। ना ही उनके पास कोई ऑर्डर कॉपी दिखा रहे थे और कुछ बोल ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले पूरा अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है आम लोगों का, मीडिया के लोगों का, उनके अधिकार को वो लोग वहाँ पे जबरन छीनने का काम कर रहे थे। इस वीडियो क्लिप को देखिए और आप देखने के बाद आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे मीडिया के लोगों ने कितना कोशिश किया और किस तरह के अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को पुलिस वालों ने छीनने का कोशिश किया है। आप नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। आदेश नहीं है कि आप खेतों में से आ रहे हो चोरों। आप चोर दरवाजा किसे कह रहे हैं? खेत चोर दरवाजा होता है। ऑर्डर दिखा दीजिए। गाड़ी मंगवाओ। हाँ, जेल भेजेंगे। क्या कर रही हैं आप लोग? हाथ क्यों हिला रही हैं? ऑर्डर 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 दीजिए।
मिश्रा, मनोज अधिकारी, हम 2 लोगों की टीम को निकालने के लिए गांव से देखिए हालात। आइए नेक्स्ट पॉइंट अपोजिशन पार्टी राहुल एंड प्रियंका गांधी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि अंतिम संस्कार जो किया गया है वो बिना परिवार के इन्वॉल्वमेंट और बिना परिवार के परमिशन के किया गया था। उसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी वहां जानने के लिए कोशिश की कि वहां जाके मिलते हैं, लोगों से मिलके बात करते हैं कि क्या हुआ था। तो नोएडा एक्सप्रेसवे पे किस तरह से पुलिस वालों के द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश किया गया और किसी भी तरह से जब राहुल गांधी बोले कि मैं अकेले पैदल चल के जाऊँगा, उनके लोगों से मिलूंगा, अगर 144 लगा हुआ है यहाँ पे तो 144 मैक्सिमम 5 लोग जा सकते हैं, आप मुझे अकेले जाने का परमिशन दे। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने उनको जाने नहीं दिया और किस तरह से वहाँ पे परेशान किया गया। आपस में एक सब लोगों के बीच में, वहाँ पे पुलिस वालों के बीच में और राहुल गांधी के साथ कई लोग थे वहाँ पे, उनके पार्टी के समर्थन के लोग थे जिनके साथ धक्का मुक्की हुआ। इस वीडियो क्लिप को आप देखिए और समझ सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ पे अपने पावर का कितना गलत इस्तेमाल किया है। मैं अकेला शांति से खड़ा हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ, मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। आइए इसके बाद बात करते हैं डीएम उनके परिवार वालों से मिलने के बाद क्या बात करते थे। आप यहाँ पे जब इंसिडेंट हो जाता है, जब उनके डेथ बॉडी को जला दिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट डे डीएम उनके परिवार वालों से मिलकर क्या बात करते हैं, किस लहजे में बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि इस वीडियो क्लिप को देख करके आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या वो उस तरह के इंसिडेंट होने के बाद जो परिवार वालों की जो स्थिति होगी, जो मानसिक स्थिति होगी, उस स्थिति के बीच में डीएम का जो बात करने का तरीका है, लहजा है, क्या वो सही है या गलत है। आप इस नज़र से देखने का कोशिश करिएगा कि वो जो डीएम है वो स्पेशल ट्रेनिंग लेके जाते हैं कि लोगों को जो कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, उनको पब्लिक सैलरी देती है, उसके बाद वो पब्लिक को सेवा करने के लिए काम करते हैं। तो आप इस वीडियो क्लिप को देख के समझने की कोशिश करिएगा कि क्या वो वही लोग हैं जिनको लोग सैलरी देते हैं काम करने के लिए, और उस मानसिक स्थिति में किस तरह से लोगों से बात करना चाहिए। आप इसको देख के खुद समझिए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, मैसेज टू मीडिया। यहाँ पे आपको एक, जब घर के चारों तरफ पुलिस वालों ने घेर रखा था, किसी भी परिवार वालों को बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, उसकी के बीच में कई घंटों के बाद, दैट मीन्स कि नेक्स्ट डे, उस घर का एक बच्चा जो है बाहर भाग के आता है खेतों से, और खेतों से भाग के आने के बाद मीडिया वालों से बात करता है और बताता है कि हमारे घर में पुलिस वालों किस तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं, हमारे घर वाले को जो मोबाइल फ़ोन है उसको जबरन छीन लिया गया है और उसके चाचा के चेस्ट पे पुलिस वालों ने पैर से मारा है। आप खुद इस वीडियो क्लिप को देखिए। और यहाँ आपके घर क्या हो रहा है, आपके घर क्या चीज़ें हो रही है? जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रहे बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है। तो अभी कैसे आप लोग, मतलब आप क्या चाहते हैं, क्या कहा आपकी भाभी, मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या बोला है? जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप पॉइंट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सीमा कुशवाहा के बारे में बात करते हैं। ये सीमा कुशवाहा वही हैं जिन्होंने निर्भया के लिए केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ी थी और उसके बाद उनको फांसी की सजा दिलाई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सीमा कुशवाहा के बारे में। ये वही सीमा कुशवाहा हैं जिन्होंने निर्भया के लिए केस लड़ी थी और उन लोगों को फांसी तक पहुंचाई थी। सीमा कुशवाहा का कहना है कि इस परिवार में के साथ जो व्यवहार हो रहा है पुलिस वालों के साथ, या जिस तरह का घटना हुआ है, इस घटना में इन्होंने कहा कि मैं उस परिवार से बिना पैसा लिए हुए, बिना फीस लिए हुए मैं केस लड़ूंगी और केस लड़ने के बाद उन्हें मैं इंसाफ दिलाने का काम करूंगी। इसके बाद इस लड़की के भाई से सीमा कुशवाहा का बात होता है और बात होने के बाद ये इस परिवार से मिलने के लिए सीमा कुशवाहा दिल्ली से हाथरस जाती है, लेकिन पुलिस वाले किस तरह से
व्यवहार करते हैं और मिलने नहीं देते हैं। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि पुलिस वालों का क्या व्यवहार है सीमा कुशवाहा के साथ और उस परिवार वालों के साथ। जहां तक आप लोगों को भी पता होगा कि यह हमारे देश का संवैधानिक अधिकार है कि जब लोगों को एक लीगल एडवाइस लेना होता है तो वह किसी भी वकील के साथ मिल सकते हैं, मिल के बात कर सकते हैं और उनसे वह एक सजेशन ले सकते हैं। आप देखिए और समझिए कि किस तरह का यहाँ पे पुलिस का गलत पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो मनीषा कैसे मर गई? से बात करिए, पढ़ी लिखी है। चिल्लाने के लिए आप भी मत चिल्लाइए। शट अप। जाइए पीछे मैडम। मैडम पीछे। आइए नेक्स्ट पॉइंट राज रतन अंबेडकर के बारे में बात करते हैं। ये राज रतन अंबेडकर आइए नेक्स्ट पॉइंट राज रतन अंबेडकर के बारे में बात करते हैं। ये राज रतन अंबेडकर BR अंबेडकर के ग्रेट ग्रैंडसन है, यानी कि परपोता है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने गए थे वहाँ पे हथरस में। मिलने के बाद जब आए तो उन्होंने उनके साथ DM किस तरह से बात की और क्या बोले, अब खुद उनका स्टेटमेंट सुनिए इस वीडियो क्लिप में। कोई खरोच तक नहीं है मेडिकल रिपोर्ट में। अब मेडिकल रिपोर्ट देखिए कैसा है। जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स है सारे ठाकुर है, खुद DM ठाकुर है, गुनेगार ठाकुर है, सभी लोग यहाँ पे ठाकुर है। मुझे DM कहता है कि आप ये अनाउंस करो कि रेप हुआ ही नहीं था, रेप हुआ नहीं है, ये आप अनाउंस करो, यहां से अनाउंस करो। इस तरह का प्रेशर अगर मेरे पर आ सकता है। आइए अब बात करते हैं मूवी क्लिप बाहुबली। इससे पहले आपसे हम एक बात करना चाहेंगे कि आप लोग देखते हैं हमेशा इस देश में जब भी रेप होता है, रेप होने के बाद क्या होता है कि लोग हजारों की संख्या में रोड पे आते हैं, पुतला जलाते हैं, लोग कैंडल मार्च करते हैं। उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कुछ समय के लिए सरकार पे दबाव बनता है, मीडिया में हाईलाइट्स होता है चीज़, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं होता है। आप देखिए निर्भया के साथ जो घटना हुआ था, वो घटना देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग जाने थे, पूरा विश्व लेवल पे हाईलाइट हुआ था। उस केस को भी फाइनल करने में, फांसी की सज़ा देने में 8 साल लगा। वो भी पॉलिटिकल इशू बना था, हमेशा चर्चा में आ रहा था, मीडिया उसमें लगा हुआ था। उसके बाद क्या होता है हमारे देश में रेप होने के बाद? कभी मीडिया वालों ने या पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं क्या करते हैं? जब रेप होता है उसके परिवार वालों से मिलते हैं, लोग दुख प्रकट करते हैं, लोग कैंडल मार्च करते हैं, लोग नारेबाजी करते हैं, लेकिन क्या एक नई पॉलिसी बनाने की बात करते हैं? क्या हमारे देश में जो कोर्ट है उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की व्यवस्था करते हैं कि जितनी कोर्ट है उसका संख्या बढ़ाया जाए, ताकि 3 महीना के अंदर अंदर जो रेप की जो घटना होती है उसके लोगों को, उस दरिंदों को सजा दिलाई जाए? ऐसी कोई व्यवस्था है हमारे देश में? नहीं है। नॉर्मल आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, किसी भी कोर्ट में चले जाए, वहाँ पे 30-40% जजों की सीट खाली है। केस की सुनवाई नहीं होती है टाइम पे। एक बार आप केस कोर्ट में चले जाओ तो आप जिंदगी आपका खराब हो जाएगा, ये हालात होता है। जबकि कोर्ट का मतलब होता है इंसाफ। हमारे देश में इंसाफ होती है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि लोग भूल जाते हैं कि उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। क्या कोई भी मीडिया या कोई भी अपोजिशन पार्टी इस बात को लेकर के रोड पे आती है कि जो इंसिडेंट अभी हुआ है, ये इंसिडेंट हमारे देश में दोबारा ना हो, ऐसी कोई व्यवस्था किया जाए, ऐसा कोर्ट बनाया जाए, ऐसा कोई टीम बनाया जाए? ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह का जो नारेबाजी किया जा रहा है, ये जो भी किया जा रहा है, इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता है कि इस देश में रेप के लेकर के कुछ भी होने वाला है। कुछ नहीं होगा जब तक हमारे देश में एक सख्त से सख्त कानून नहीं बनेगा और उस कानून में एक प्रावधान नहीं किया जाएगा कि हमारे देश की जो सबसे अच्छी टीम मानी जाती है CBI या जो भी टीम आप लगाना चाहो लगा दो, लेकिन 3 महीना के अंदर में रेप जब भी होता है उसके केस को फाइनल किया जाए। फाइनल करने के बाद लोगों के सामने बताया जाए, बतौर जो हमारे देश के कानून मंत्री होते हैं उनके द्वारा बताया जाए कि ये जो रेप का घटना हुआ था, चाहे वो देश के किसी भी कोना में हो, उसका इस तरह का फाइनल सज़ा हुआ और फाइनल डिसीजन हुआ, वो पूरे लोगों को बताया जाए।
मीडिया पे आके बताया जाए, ताकि लोग इस तरह की घटना करने से डरे और दोबारा हमारे देश में इस तरह की घटना ना हो। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए और देखने के बाद कोशिश करिए कि हमारे देश में ऐसी ही एक कानून की व्यवस्था होना चाहिए जिससे कि कभी भी कोई रेप करने के लिए सोचे भी ना। क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। आइए इस वीडियो के सेकेंड डिवीजन में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो 19 मार्च 2017 से कार्यरत हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में राज्यपाल गवर्नर जो कि आनंदीबेन पटेल हैं, जो 29 जुलाई 2019 से कार्यरत है। आइए इस वीडियो के थर्ड डिवीज़न अमेज़न ऑनलाइन शॉपिंग बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करा था इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, आप अभी भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं ऑफर में। आइए आज नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। गर्ल्स टॉप, जो अभी आप इसे 299 में ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ये 4 कलर में अवेलेबल है। नेक्स्ट प्रोडक्ट गर्ल्स कुर्ता एंड ट्राउज़र है, जो 599 का मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट साड़ी है, जो 399 में आप परचेज कर सकते हैं। यह अमेजॉन पे 9 कलर में अवेलेबल है। इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे क्लिक करके आप अमेजॉन शॉपिंग वेबसाइट पे जाके इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो के फोर्थ डिवीज़न में कॉमन इंग्लिश वर्ड के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग जानेंगे सिबलिंग, SIBLING, सिबलिंग। सिबलिंग में सगे भाई बहन। इसके बाद स्पाउस, SPOUSE, स्पाउस। स्पाउस मीन्स पति या पत्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको फ्यूचर में मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।